I am your English teacher, Vani, and I am delighted to welcome you to our beautiful learning journey with Novalearn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our next chapter is titled Guiding Lights. This gripping adventure story follows two men, Evans and Hooker, as they search for hidden treasure on a remote island. Guided by a fragile map and driven by greed and exhaustion, they move through forests, rivers, and shadows, unaware of the danger waiting for them. The chapter is an adventure story that revolves around two men, Evans and Hooker, who are on a treasure hunt in a remote forest and river area. ये जो चैप्टर है ये एक एडवेंचर स्टोरी है दो व्यक्तियों की, दो आदमियों की, जिनके नाम है इवेंस एंड हुकर, और वो एक ट्रेजर हंट पर हैं रिमोट फॉरेस्ट में, मतलब दूरस्थ एक तरह से बिल्कुल एकांत अलग इलाके में. The story combined element of suspense, exploration and danger as the characters follow a map left by Chinaman to locate hidden treasure. ये जो कहानी है इसमें सस्पेंस भी है, एक्सप्लोरेशन भी है और डेंजर भी है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं दोनों इवेंस और हुकर वो एक मैप को फॉलो कर रहे हैं जो कि चाइना मैन ने छोड़ा हुआ है खजाने को प्राप्त करने के लिए. इट इंक्लूड्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, द सी, द लगून, द फॉरेस्ट एंड द माउंटेन. ये सब नेचर डिस्क्रिप्शन भी है इसमें, विच क्रिएट एन एडवेंचरस एंड थ्रिलिंग एटमोसफियर, जो कि एक एडवेंचरस और थ्रिलिंग एटमोसफियर को क्रिएट करता है. द स्टोरी हैज़ मिस्ट्री एलिमेंट्स, मिस्ट्रिकल एलिमेंट्स भी हैं, स्पेशली विद डेड चाइना मैन एंड द सीक्रेट ऑफ पॉइजन थॉर्न्स, कीपिंग रीडर्स एंगेज्ड एंड क्यूरियस अबाउट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. और अंत में क्या होगा ये जानने के लिए रीडर्स को लास्ट तक अपने साथ बांधे रखती है ये कहानी. द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी इज R.M. Ballantyne, who is well known for writing exciting adventure tales for young readers. ये इसके जो ऑथर हैं वो R.M. Ballantyne हैं, जो कि एक्साइटिंग एडवेंचर स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं. Ballantyne often wrote about courage, exploration, survival, blending realistic detail with imaginative plots. इन्होंने जो इस तरह के एक्सप्लोरेशन, करेज और सर्वाइवल, इनको एक इमेजिनेटिव प्लॉट्स के द्वारा एक्सप्रेस किया है. दैट इंस्पायर क्यूरियोसिटी एंड सेंस ऑफ एडवेंचर इन हिज ऑडियंस, जिससे क्यूरियोसिटी और एडवेंचर की सेंस ऑडियंस में आती है. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल कीजिए, एंड द आर्टिकल फिल कीजिए. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड. अंडरलाइन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बताइए. जैसे कि आपने प्रीवियस क्लासेस में रीड किया है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब सभी आते हैं. तो अंडरलाइन वर्ड क्या है वो बताना है. इसमें अंडरलाइन कोई वर्ड नहीं है, मैम अंडरलाइन करा देंगी, फिर आप इनको कीजिए. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द कैनोई वॉज नाउ अप्रोचिंग द लैंड. द बे ओपनड आउट एंड ए गैप इन द वाइट सर्फ ऑफ द रीफ मार्क्ड वेयर द लिटिल रिवर कैन रन आउट टू द सी. The thicker and the deeper green of the virgin forest showed its course down the distant hill slope. जो उनकी कैनोए थी एक तरह से मतलब कश्ती, अब ज़मीन के पास पहुंच रही थी. जैसे वो उसमें जा रहे थे समुद्र के थ्रू, तो लैंड आने वाली थी और जो बे थी, खाड़ी एक तरह से, वो खुली हुई थी. और चट्टान की जो लहरें थी एक तरह से, इसकी समुद्र की लहरें, वो चट्टान में ऐसा सफ़ेद वाइट कलर की दिख रही थी. तो वहाँ एक गैप दिख रहा था, मतलब कि यहाँ कोई जगह है, और वहीं से एक छोटी नदी आकर समुद्र में मिल रही थी. द फॉरेस्ट हियर केम क्लोज टू द बीच. और जो जंगल का घने और गहरे जंगल यहाँ पर बीच तक आ रहा था. फार बियॉन्ड डिम एंड ऑलमोस्ट क्लाउड लाइक इन टेक्सचर रोज द माउंटेन लाइक सडनली फ्रोजन वेव्स. द सी was still safe for an almost imperceptible swell. The sky blazed. इन सब के बहुत दूर पीछे बिल्कुल धुंधला सा, लगभग बादलों की तरह का जो माउंटेन था वो ऐसा दिख रहा था. रोज द माउंटेन दिख रहा था. लाइक सडनली फ्रोजन वेव्स, और वो ऐसा लग रहा था जैसे लहर ही उभर कर जम गई हो. और जो समुद्र था, और समुद्र बिल्कुल शांत था. द स्काई ब्लेज्ड, और आसमान चमक रहा था. द मैन विद द कार्व्ड पैडल स्टॉप्ड. इट शुड बी समवेयर हियर, ही सेड. ही शिफ्ट एंड पैडल्ड
एंड हेल्ड हिज आर्म आउट स्ट्रेट बिफोर हिम। जो व्यक्ति था जिसके पास ये खेने वाला था, चप्पू कहते हैं वैसे उसको, पैडल, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चप्पू होता है जिससे नाव खी जाती है। और कार्ड इसलिए है कि जो उसका पैडल था, जो चप्पू था, वो जरा नक्काशीदार सा था। तो वो व्यक्ति जिसके हाथ में चप्पू था वो रुक गया और बोला यहीं कहीं होना चाहिए। उसने चप्पू को रखा साइड में, जब रोक दिया उसने, और अपने हाथ वाथ फैलाए, जैसे थोड़ी देर चलाने के बाद, ड्राइविंग करने के बाद, आप स्कूटी चलाने के बाद थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर ऐसे अपने हाथों को फैलाते हैं, कुछ इस तरह का उसका बॉडी लैंग्वेज थी। द अदर मैन हैड बीन इन 4 पार्ट ऑफ द कैनोए क्लोजली स्क्रूटिनाइजिंग द लैंड। ही हैड ए शीट ऑफ येलो पेपर ऑन हिज नी। जो दूसरा आदमी था, जो नाव के अगले वाले हिस्से में था, एक बंदा तो चला रहा था, दूसरा आदमी वो वहाँ की ज़मीन को ध्यान से देख रहा था और उसने अपने घुटने पर से बैठ के एक येलो पेपर की एक शीट फैला रखी थी। कम एंड लुक एट दिस इवांस, ही सेड। उसने कहा आओ जरा देखो। बोथ मैन स्पोक इन लो टोन एंड देयर लिप्स वर हार्ड एंड ड्राई। दोनों धीरे धीरे कुछ बोले, उनके जो होठ थे वो बिल्कुल ड्राई हो गए थे, जिससे बहुत देर से कुछ पानी वानी नहीं पिया था तो सूखे से हो गए थे। द मैन कॉल्ड इवांस केम स्विंग along the canoe until he could look over his companion's shoulder। अब जो दूसरा था जिसको उसने बुलाया था कि आओ भाई देखो, वो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ सा आया और फिर अपने जो उसका कंपेनियन था, साथी था, उसके कंधे पे से ऐसे ऊपर से देखते हैं ना, जैसे एक व्यक्ति बैठा है कुछ फैला के, दूसरा उसके पीछे से खड़ा होकर देख रहा है, तो ऐसे देखने लगा। द पेपर हैड द अपीयरेंस ऑफ ए रफ मैप, बाय मच फोल्डिंग इट वॉज creased and worn to the pitch of separation, and the second man held the discolored fragments together where they had parted. On it, one could dimly make out in almost obliterated pencil the outline of the bay। वो जो कागज़ था, वो जो नक्शा था, जो एक तरह से मैप था। अब किसी भी पेपर को बहुत ज़्यादा मोड़ देते हैं तो उस पर निशान पड़ जाते हैं मुड़े हुए के, और जहाँ पे और ज़्यादा दिन हो जाए तो उस मुड़े हुए की जगह से वो बिल्कुल फटने वाला होता है। तो वो बिल्कुल एक तरह से फटा हुआ ऐसा ही था, और जो एक आध टुकड़ा उसका फट भी गया था। तो उस दूसरे आदमी ने, जिसने उसको अपने घुटने पर फैलाया हुआ है, उन फटे हुए टुकड़ों को भी उसके साथ ही जोड़ रखा है ताकि ये एक साथ होकर क्लियरली समझ पाए। और उस पर जो लाइन है, जो पेंसिल से बना हुआ है जो भी कुछ, वो लगभग मिट चुकी है और वो एक तरह से हल्की हल्की सी दिख रही हैं। पेंसिल का लिखा हुआ बहुत काफ़ी समय बाद मिटा मिटा सा हो जाता है, और पेपर को यदि मोड़ के रखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल निशान पड़ जाते हैं। ज़्यादा समय रखते हैं वो फटने के लिए हो जाता है, और कई बार तो फट ही जाता है। तो उसने फटे हुए हिस्से को भी उनके साथ ही जोड़कर देख रहा है वो, और जो उस पर पेंसिल से बना हुआ है वो भी लगभग धूमिल सा हो चुका है, डिम हो गया है वो भी। हियर सेड इवांस इज द रीफ एंड हियर इज द गैप। ही रैन हिज थंब नेल ओवर द चार्ट। उसने अपने अंगूठे को चार्ट के ऊपर घुमाते हुए कहा कि देखो यह रीफ है और यहाँ यह गैप है। जैसे कि उनके नक्शे में भी होगा कि भाई गैप है, वहाँ पे खाड़ी खुली हुई है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो कहते हैं देखो ये है वो। दिस कर्व्ड एंड ट्विस्टिंग लाइन इज़ द रिवर। और ये जो कर्व्ड और ट्विस्टिंग लाइन है, मुड़ी थोड़ी सी जो लाइन है ट्विस्ट करती हुई, ये नदी है। आई कुड डू विद ए ड्रिंक नाउ एंड दिस स्टार इज़ द प्लेस। तो अब मुझे थोड़ा सा कुछ पीने के लिए चाहिए, और जहाँ पर एक जगह स्टार बना हुआ उनके नक्शे पर, तो उसने कहा ये जो स्टार बना हुआ ना, यही वो जगह है। यू सी दिस डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, सेड द मैन विद द मैप। उस आदमी ने कहा जिसके हाथ में मैप था। इट इज़ ए स्ट्रेट लाइन एंड रन्स फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द रीफ टू ए क्लम्प ऑफ पाम ट्रीज। ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, और फिर ये जो सीधी लाइन है, ये रीफ के मुहाने से, मतलब मुंह से, स्टार्टिंग से ताड़ के पेड़ों के झुंड तक जा रही है। जो यहाँ पे रीफ दिख रही है, इसके स्टार्टिंग से, मुहाने से, जो ताड़ के पेड़ है वहाँ तक जा रही है, ये झुंड तक। द स्टार कम्स जस्ट वेयर इट कट्स। और तारा बिल्कुल वहाँ है जहाँ यह नदी को काटता है। द रिवर वी मस्ट मार्क द प्लेस एज वी गो इन टू द लगून। अब इस लगून में जब जाएंगे, जब हम इससे उतरेंगे नाव से और फिर इसमें एंटर करेंगे, तो हमें
इस प्लेस को मार्क करना होगा, हमें इस जगह पर पहुंचना है जहाँ ये तारा बन रहा है। और तारा कहाँ बन रहा है? यहाँ से रीफ के मुहाने से लेकर जहाँ पाम के पेड़ हैं बहुत सारे, ताड़ के पेड़ हैं बहुत सारे, वहाँ तक बन रहा है। ये जो लाइन है वहाँ तक जा रही है और वहीं पे तारा बन रहा है। तो हमें यहाँ से निकलते हुए उसको मार्क करना होगा, वहाँ पहुँचना है हमें। It is square, said Evans after a pause. What these little marks down here are for? It looked like the plan of a house or something. तो वो कहता है इवांस कि थोड़ा अजीब सा है ये छोटे छोटे मार्क किस लिए हैं जो इस पर बन रहे हैं, मार्क जो बन रहे हैं नक्शे पर। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के घर या किसी और चीज़ का नक्शा, एक तरह से प्लान है कि वे घर का। बट वॉट ऑल दीज लिटिल डैशेज, और ये छोटे छोटे डैश किस लिए हैं? पॉइंटिंग दिस वे एंड दैट, देखो इस रास्ते को इशारा कर रहे हैं और कभी उस रास्ते को इशारा कर रहे हैं। मे मीन आई कांट गेट ए नोशन एंड वाट इज द राइटिंग, मतलब क्या मतलब हो सकता है इनका, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं ये लिखावट क्या है, क्या लिखा हुआ है। मतलब उसको देख के मैप को से कंफ्यूज हो रहे हैं वो और उसको समझना चाह रहे हैं। चाइनीज, सेड द मैन विद द मैप, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा जिसके हाथ में मैप था कि चाइनीज भाषा लिखी हुई है। ऑफ कोर्स ही वाज ए चाइनी, सेड इवांस। इवांस ने कहा हाँ हाँ वो तो सही है कि भाई वो चाइनी था, चाइनी भाषा लिखी होगी। दे ऑल वर, सेड द मैन विद द मैप। तो उन्होंने कहा कि सभी चाइनीज़ थे, मैप वाला जिसके पास मैप था। तो उसने कहा हाँ वे सब चाइनीज़ ही थे जिन्होंने ये बनाया होगा, इसलिए चाइनीज़ भाषा लिखी है। They both sat for some minutes staring at the land, while the canoe drifted slowly. Then Evans looked towards the paddle. वे वहाँ कुछ मिनट के लिए बैठे रहे और उस ज़मीन को देखते रहे जो उन्हें अपनी कैनोए में बैठे बैठे दिख रही है, अपनी नाव में बैठे बैठे दिख रही है एक तरह से। तो वहाँ बैठे हुए देख रहे हैं और वो जो नाव थी उन्होंने बिल्कुल बहुत धीरे कर ली। फिर इवांस ने वो जो चप्पू था, पैडल था, उसकी तरफ देखा एक बार। यू टर्न विथ पैडल नाउ हुकर, सैड ही, उसने कहा। फिर उसने जो अभी तक चप्पू चला रहा था, एक तो चप्पू चला रहा था, एक मैप लेके बैठा था। जो मैप लेके बैठा था उसने दूसरे, मतलब जो चप्पू चला रहा था उसने उससे कहा कि तुम चलाना भाई, अब तुम्हारी बारी है, थोड़ी थोड़ी देर चलाएंगे दोनों। एंड हिज कंपेनियन क्वाइटली फोल्डेड अप हिज मैप, पुट इट इन हिज पॉकेट, पास्ड इवांस केयरफुली एंड बिगेन टू पैडल। फिर वो जो कंपेनियन था जो अभी तक मैप को लेके बैठा था, उसने उसको फोल्ड करके पॉकेट में रखा और इवांस के पास गया और पैडल चलाना शुरू कर दिया। हिज मूवमेंट वर लैंग्विड लाइक दोज ऑफ मैन हुज स्ट्रेंथ वाज नियरली एग्जॉस्टेड। तो जो इस का जो मूवमेंट था दूसरे वाले का, वो बिल्कुल ऐसे थका हुआ था एकदम, और उनकी तरह था जैसे बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो गए हैं, अब उन कोई हिम्मत नहीं रही है कुछ करने की। इवान सैट विद हिज आइज हाफ क्लोज्ड, watching the for the breakwater of the coral creep near and nearer. इवान लगभग आधी आंखें बंद करके बैठा था और जो ब्रेक वाटर ऑफ कोरल क्रीप, जो एक तरह से झाग वाला जो पानी था, वो उसके नियर एंड नियर आता जा रहा था। स्काई वाज लाइक ए फर्नेस, जो स्काई था वो बिल्कुल भट्टी की तरह महसूस हो रहा था। फॉर द सन वाज नियर द जेनिथ, क्योंकि सन जो था बिल्कुल सिर के ऊपर था, एकदम डायरेक्शन ऐसी थी। जेनिथ का मतलब होता हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल एकदम ऊपर। थो देयर वर सो नियर द ट्रेजर ही डिड नॉट फील द एक्सल्टेशन ही हैड एंटिसिपेटेड। मतलब खजाने के वो बहुत पास थे, लेकिन तब भी उसको कोई एक्साइटमेंट, कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी, जैसे कि उसने सोचा था कि भाई वहाँ पहुँच के बहुत खुशी मिलेगी। द इंटेंस एक्साइटमेंट ऑफ द स्ट्रगल फॉर द प्लान एंड द लॉन्ग नाइट वॉयज फ्रॉम द मेन लैंड in the unprovisioned canoe had to use his own expression। मतलब इस प्लान के लिए जो उनका इतना संघर्ष था और संघर्ष के लिए जो पहले जोश था, तो उसने, और दूसरा क्या था, ये जो उनकी नाव थी, कैनोए थी, ये कोई बिल्कुल एक तरह से प्रोविज़न नहीं थे, कोई डिसाइडेड नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि इसमें ये रखेंगे वो रखेंगे, कोई सामान नहीं था मतलब। तो उसके खुद के शब्द क्या थे उस समय जब वो वहाँ पहुँचे, टेकन इट आउट ऑफ द हिम। तो इन सब में मतलब उसका कहना यह था कि मेरी तो जान ही निकल गई इन सब के कारण। कोई सामान नहीं था प्रॉपर, और इतना जितना जोश था वो सब खत्म हो गया यहाँ आकर। ही ट्राई टू अराउज हिमसेल्फ बाय डायरेक्टिंग हिज माइंड टू द
in goats the Chinaman had spoken of. But it would not rest there. It came back headlong to the thought of sweet water rippling in the river and to the almost unendurable dryness of his lips and throat. तो वो अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा है और वो बोलता है कि इसने तो मेरी जान ही निकाल दी, ये जो अपनी उनकी ट्रैवलिंग की कंडीशन थी इन सब के कारण। तो उसने क्या किया, ही ट्राई टू अराउज हिमसेल्फ, उसने अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करने की कोशिश की, जगाने की कोशिश की। काहे के द्वारा, बाय डायरेक्टिंग माइंड टू द इग्नोट द चाइनामैन हैड स्पोकन ऑफ, उन सोने की ईंटों पर लगाकर, उस खजाने पर लगाकर जो कि चाइना मैन ने जिसके विषय में बोल रखा है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं टिका। वह तेजी से नदी में बहुत मीठे पानी के विचार पर लौट आया, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी, उसके लिप्स और ये कहते हैं गला सब सूखे जा रहे थे, तो वापस उसका ध्यान फिर पानी की तरफ चला गया। द रिदमिक वॉश ऑफ द सी अपॉन द रीफ वॉज बिकमिंग ऑडिबल नाउ एंड इट हैड ए प्लीजेंट साउंड इन हिज ईयर्स। द वाटर वॉज along द साइड ऑफ द कैनोए एंड द पैडल डिप्ड बिटवीन ईच स्ट्रोक। अब वो लैंड तो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लैंड तो उन्हें दिख रही है, तो वहाँ पर चट्टानें भी हैं। अब चट्टानों पर जो समुद्र की लहरें थी वो ऐसे फट फट ऐसे मतलब एक लयबद्ध तरीके से अटैक कर रही हैं, जिसकी उन्हें आवाज़ सुनाई देने लगी, और उसके कानों को ये जो आवाज़ थी ये बहुत अच्छी लग रही थी। और साथ ही साथ पानी नाव के किनारों से भी टकरा रहा था, और जो अपना वो था चप्पू पैडल, वो बिल्कुल बीच में था, तो पानी बार बार उनके चप्पू से भी टकरा रहा था, और हर टकराने के बाद पानी उसके ऊपर डलेगा, फिर वो धीरे 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 वापस से नीचे आएगा। तो इस तरह से वो भी लगातार पानी उससे भी ड्रिप हो रहा था, गिर रहा था। प्रेजेंटली ही बिगेन टू डोज, और धीरे धीरे उसको नींद आने लगी। क्या होता है कि जब आप बहुत थके हुए होते हैं तो यदि बहुत सारी आवाज़ें हो रही होती हैं तो आपको डिस्टर्ब होता है, लेकिन एक सीमा के पश्चात वो आवाज़ें आपको, आपके कान, आपका दिमाग एडजस्ट कर लेता है, और उसके बाद आपको नींद आ जाती है। डिस्टर्बेंस जब होता है जब कोई एकदम बहुत तेज आवाज़ आए तो उससे, लेकिन अब ये जितनी भी आवाज़ें हैं सब लगातार चल रही हैं, तो एक रिदमेटिक उसको फील हो रहा है, तो इसलिए उसको नींद आने लगी। ही वॉज स्टिल डिमली कॉन्शियस ऑफ द आइलैंड बट ए क्विक ड्रीम टेक्सचर इंटरवॉव विद हिज सेंसेशन। उसको अभी भी धुंधला धुंधला सा द्वीप जो आ गया था, आइलैंड आ गया था, उसका एहसास हो रहा था, लेकिन एक अजीब सपने जैसी उसको ये एक अजीब सपने जैसा फील हो रहा था। वंस अगेन इट वॉज द नाइट वैन ही एंड हुकर हैड हिट अपॉन द चाइनामैन्स सीक्रेट। तो फिर इतने में वापस से रात हो गई, और रात में ही ये फिर वही रात हो गई एक तरह से जब उसने और हुकर ने चीनियों के इस रहस्य का पता लगाया था। ही saw the moonlit trees, he the little fire burning। क्या क्या देखा था उसने ट्रीज देखे थे जो कि मून की रोशनी से नहाए हुए हैं, बिल्कुल मूनलिट ट्रीज, और उसके अलावा छोटी सी आग जलती हुई देखी थी, और 3 काली फिगर देखी थी चाइना मैन की, सिल्वर्ड ऑन वन साइड बाय मूनलाइट एंड ऑन द अदर ग्लोइंग फ्रॉम द फायरलाइट। तो वो जो उसको जो भी दृश्य दिख रहा था उसमें क्या था कि एक तरफ तो चांदी जैसा चमक शाइनिंग हो रही थी मूनलाइट के कारण, और दूसरी तरफ ऐसी रोशनी हो रही थी जैसे आग जल रही हो। कहीं भी ये क्लियर नहीं किया कि वो खजाने में क्या ढूंढने जा रहे हैं। ऊपर ये जो एक शब्द है इनगोट्स, इसका मतलब एक ऐसे मेटल से है जिसको कि मेल्ट किया जा सके, उसको विभिन्न शेप में दिया जा सके, तो कोई ना कोई उसमें गोल्ड भी हो सकता है, मतलब कोई इस तरह का मेटल है जिसको वो ढूंढने जा रहे हैं। तो अभी वो क्या देख रहा है कि एक तरफ तो मूनलाइट से सारा एरिया जगमगाया हुआ है एकदम सिल्वर जैसा, और दूसरी तरफ आग की रोशनी हो रही है। एंड हॉट देम टॉकिंग टुगेदर इन पिजन इंग्लिश। फिर उन्होंने क्या सुना, वो जो चाइना मैन थे वो आपस में बातें कर रहे हैं पिजन इंग्लिश में। पिजन इंग्लिश क्या होता है, ये इंग्लिश ही होता है, बस थोड़ा एक्सेंट अलग होता है। मतलब बेसिकली इंग्लिश ही है ये। फॉर दे केम फ्रॉम डिफरेंट प्रोविंसेस, क्योंकि वे एक जो बातें कर रहे थे तो जिसको ये पिजन इंग्लिश कह रहे हैं वो इंग्लिश में ही बात कर रहे थे, लेकिन उनका एक्सेंट अलग था। वो इसलिए क्योंकि वे एक डिफरेंट प्रोविंसेस से आए थे, डिफरेंट जगह से आए थे। हुकर हैड कॉट द ड्रिफ्ट ऑफ देयर टॉक फर्स्ट एंड हैड मोशन्ड टू हिम टू लिसन। हुकर ने उनकी बातों को, मतलब एक तरह से उनकी बातों का उसके
कुछ स्टार्टिंग ये समझिए कि उसका सिरा पकड़ा हुकर ने सबसे पहले। हुकर को सबसे पहले उनकी बात समझ में आई और हुकर ने ही दूसरे अपने पर्सन को, दूसरे जो भी इसके साथ था, उसको इशारा किया बातें सुनने का। फ्रेगमेंट्स ऑफ कॉन्वर्सेशन वर इनऑडिबल एंड फ्रेगमेंट्स इनकॉम्प्रिहेंसिबल। जो मतलब जो फ्रेगमेंट्स थे, हिस्से थे बातचीत के, कुछ तो सुनाई नहीं दे रहे थे और कुछ जो सुनाई दे रहे थे वो समझ नहीं आ रहे थे, तो कुल क्लियर नहीं था। लेकिन थोड़ा बहुत जो समझ में आया वो हुकर को समझ में आया, उसे कुछ उसमें होपफुल लगा, इसलिए उसने दूसरे से भी कहा कि भी ज़रा सुनो इनकी बात ध्यान से। ए स्पेनिश गैलन फ्रॉम द फिलीपींस होपलेसली aground and its treasure buried against the day of return lay in the background of the story. A shipwrecked crew thinned by disease, a quarrel or so, and the needs of discipline, and at last taking off to their boats, never to be heard of again. मतलब कहानी के बैकग्राउंड में जो ये ट्रेजर है जिसकी बात चल रही है वो ये है कि स्पेनिश का, जो स्पेनिश लोग हैं, स्पेनिश गैलियन जो कि फिलीपींस से आए थे, होपलेसली बड़ी उम्मीद के साथ अपनी यात्रा पर जा रहे थे और उनका जो ट्रेजर था, खजाना, वो एक जगह दफना दिया गया कि जब वापस आएंगे जब इसको ले लेंगे, जो कि स्टोरी के बैकग्राउंड में है, मतलब वहाँ पर है। ये जब ये आप पूरा पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। तो जो खजाना है वो तो ये है कि स्पेनिश गैलन ने फिलीपींस से जो आए थे अपने खजाने को एक जगह ज़मीन में बरीड कर दिया था, जैसे गड्ढा खोद के दबा दिया था कि वापसी में लेंगे। लेकिन जो उनका शिप रैक था, क्रू थे, वो धीरे धीरे कम होता गया। जैसे भाई 20 लोग गए हैं तो कहीं 8 हो गए, 15 हो गए, फिर 10 हो गए, फिर 8 हो गए, इस तरह से। कैसे? कुछ तो बीमारी के कारण, कुछ लड़ाई झगड़े में, कुछ जो डिसिप्लिन की कमी, और इस तरह से अंत में जो बाकी बचे वो अपनी नाव में बैठ कर चले गए, फिर उनके बारे में कभी नहीं सुना गया, मतलब वो वापस नहीं आए उस खजाने को लेने के लिए। देन चैंग ही only years since wandering ashore had happened upon the ingots hidden for 200 years, had deserted his junk and reburied them with infinite toil, single-handed but very safe. फिर क्या हुआ? फिर चैंग ही मतलब केवल 1 साल पहले ही किनारे पर घूमते हुए आए और 200 साल पहले जो सोने की जो इनका खजाना छुपा था, सोने की ईंट समझ लीजिए या जो भी मेटल था, उसको उसके पास पहुँचे। उन्होंने अपना झाझमा छोड़ा और फिर बड़ी मेहनत से अकेले ही सिंगल हैंडेड उसको निकाला और फिर एक सुरक्षित जगह दफना दिया। ही लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द सेफ्टी, उसका जो मेन फोकस था वो सेफ्टी पर था। इट वॉज ए सीक्रेट ऑफिस, और यही उसका एक सीक्रेट था। नाउ ही वांटेड हेल्प टू रिटर्न एंड एक्सह्यूम देम। ये जो सब बातें हैं ये उनकी चाइना मैन से ही सुनी हुई है इन्होंने, जो ये जिसके लिए ढूंढा गया। तो उसने कहा कि अब उसको नाउ ही वांटेड टू हेल्प रिटर्न, अब वो चाहता है उसको निकाले, उसके लिए उसको हेल्प चाहिए। प्रेजेंटली द लिटिल मैप फ्लटर्ड एंड द वॉइसेस सैंक। अब उसने वो जो मैप था छोटा वो निकला, जैसे पेपर की आवाज़ होती है ना, फ्लटर्ड हुआ, फिर उनकी आवाज़ धीरे धीरे आनी बंद हो गई। ए फाइन स्टोरी फॉर 2 stranded British Wastrels to hear. Ivan's dream shifted to the moment when he had Changi's pigtail in his hand. अब ये जो 2 ब्रिटिश थे, एक इवांस और इसका फ्रेंड, इन लोगों के लिए ये एक सुनने के लिए एक बड़ी अच्छी कहानी थी और इनको ऐसा फील होने लगा जैसे चांगी की चोटी ही उनके हाथ में आ गई हो। द लाइफ ऑफ ए चाइना मैन इज स्कैर्सली सेक्रेट लाइक ए यूरोपियंस। जो चाइना मैन है उनकी लाइफ यूरोपियंस की तरह बहुत ही, मतलब शायद ही इनकी इतनी पवित्र होती हो। द कनिंग लिटिल फेस ऑफ चेंग ही, फर्स्ट कीन एंड फ्यूरियस लाइक ए rattled snake, and then fearful, treacherous, and pitiful, became overwhelmingly prominent in the dream. अब उसको जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है चांग ही का चालाक छोटा सा चेहरा। कैसा कि पहले तो एक सांप की तरह, जो एक सांप एकदम चौंका हुआ सा है, फिर थोड़ा डरावना, फिर
दयनीय से। और ट्रेचरस होता है धोखेबाज, धोखेबाज। फिर दयालु सा। बिकेम ओवरवेलमिंग प्रोमिनेंट इन द ड्रीम। तो ये सब बिल्कुल उसको सपने में ही ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही हैं। एट द एंड चांगी हैड ग्रिंड ए मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल एंड स्टार्टलिंग ग्रिन। और अंत में उसको क्या दिखा, एक उसकी चांगी की बहुत ही चौंकाने वाली मुस्कान और अजीब, जो कि उसके इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जो कि उसको समझ में भी नहीं आई। Abruptly, things became very unpleasant as they will do at times in dreams। और अचानक ही जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा भयानक हो गई, जैसे कि कई बार सपने में हो जाती है। चांग ही गिबॉर्ड एंड थ्रेटनड हिम। चांग ही ने उसको एक तरह से, चांग ही अपने आप में बड़बड़ाया और उसको धमकी दी, धमकाया उसको। ही सा इन हिज ड्रीम हीप्स एंड हीप्स ऑफ गोल्ड। उसने अपने सपनों में देखा बहुत सारा ढेर सोने का। एंड चांग ही इंटरव्यूइंग एंड स्ट्रगलिंग टू होल्ड हिम बैक फ्रॉम इट। और चांग ही जो है, जो उसको सपने में दिख रहा है, वो उसे बीच में आकर, उसके सोने के ढेर कर उसके बीच में आकर उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ही टुक चांगी बाय द पिगटेल। उसने चांगी को उसकी चोटी से पकड़ा। हाउ बिग द येलो ब्रूट वाज एंड हाउ स्ट्रगल एंड ग्रेन्ड। तो उसने वह जो को दिखाई दे रहा है उसको एक तरह से जानवर बोला उसने। वह पीला जानवर कितना बड़ा था और कितना मतलब कोशिश कर रहा था उसको रोकने की। ही केप्ट ग्रोइंग बिगर। वो बड़ा होता जा रहा था। ये सब वो सपने में देख रहा है। देन ही ब्राइट हीप्स ऑफ गोल्ड टर्न टू ए रोरिंग हॉर्न्स। जो फिर वो जो चमका हुआ चमकीला सा सोने का जो ढेर था वो सब आग में बदल गया, भट्टी बन गया वो। एंड ए वास्ट डेविल। और एक बड़ा खतरनाक राक्षस, सरप्राइजिंगली लाइक चिंगहैंग। चिंगहैंग की तरह दिख रहा है वो राक्षस भी, बट विद ए ह्यूज ब्लैक टेल, जिसकी एक बड़ी काली पूंछ है। बिगिन टू फीड हिम विद कोल्स। और उसमें उसमें कोयला डालने लगा उसमें, आग में। दे बर्nt हिज माउथ हॉरिबली। जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। अनदर डेविल वाज शाउटिंग हिज नेम। जो दूसरा डेविल है जो उसे सपने में दिखाई दे रहा है, वो उसका नाम चिल्ला रहा है, इवांस इवांस, ऐसे ऐसे। तो अब जैसे कई बार नींद में जो कुछ देख रहे होते हैं सपने में, वो हम खुद ही बोलने लगते हैं। तो ये बोलने लगा इवांस इवांस तुम। फिर उसको ये जो हुकर था, जो दूसरा था, वो उसको जगा रहा है, इवान इवान क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो, पागल हो गए तुम, ऐसे। और उधर उसको सपने में दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा राक्षस उसका नाम आवाज लगा रहा है, जबकि सचमुच में ये इसको बुला रहा था। इवान हुकर इवांस को आवाज लगा रहा था कि बे उठ जाओ, तुम पागल हो गए, नींद में हो, क्या हो, बेहोश हो रहे हो, क्या कर रहे हो। तो फिर वो उठ गया, ही वोकअप, वो जाग गया। देवर इन द माउथ ऑफ लगून। तो इस समय वे लेगून के मुहाने पर थे, मतलब लेगून के कॉर्नर पर थे, मुंह पर थे। देर आर द 3 पाम ट्रीज। वो 3 ताड़ के पेड़ हैं। इट मस्ट बी इन ए लाइन विद दैट क्लम्प्स ऑफ बुशेज। ये वह एक तरह से एक लाइन में होने चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा था, जो उसने आवाज़ें सुनी थी उसके साथी ने कहा था, सैड इज कंपेनियन। मार्क दैट, इसको मतलब ध्यान रखना, जैसे कहते हैं ना मार्क दैट, इसको याद रखना बिल्कुल। इफ वी गो टू दोज बुशेज एंड देन स्ट्राइक इन टू द बश इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर, वी शैल कम टू इट वैन वी कम टू द स्ट्रीम। तो उसने कहा कि अगर हम इन झाड़ियों के पास से जाएं और फिर यहाँ से सीधी लाइन में उस झाड़ी में घुस जाएं, तब हम नदी के पास पहुँचेंगे और फिर उसके पास पहुँच जाएंगे। जैसे कि उन्होंने देखा था कि भाई नदी है, नदी के 3 एक लाइन में पेड़, मतलब पेड़ है एक लाइन में, पहले उन्हें 3 पेड़ दिखाई दिए, तो उनके अनुसार एक लाइन में पेड़ है, सीधी लाइन है, फिर नदी है, और नदी के पास वो उनका ट्रेजर है, खजाना है जिसको लेने जा रहे हैं। तो उसने कही थी हम यहाँ से जाएं और सीधी लाइन में जाएं, फिर हम उसके पास पहुँच जाएंगे, नदी के पास से। दे कुड सी नाउ वेयर द माउथ ऑफ द स्ट्रीम ओपन आउट। अब उन्हें दिखाई दे रहा था कि इस नदी का, स्ट्रीम का मुंह कहाँ खुल रहा है, मतलब कहाँ पर इसका एंड है। एट द साइट ऑफ इट इवान्स रिवाइव। ऐसा देखकर इवान ने एकदम बोला, एकदम हरी अप मैन, जल्दी करो, ही सैड, और बाय हेवन आई शैल हैव टू ड्रिंक सी वाटर। और यदि ज़्यादा देर करोगे तो मुझे सी वाटर ही पीना पड़ जाएगा, क्योंकि उसको पानी भी पीना था और उसके होठ सूख रहे थे। तो वो कहता है कि भाई पहले यहाँ से सीधी लाइन में चलेंगे तो नदी के पास पहुँचेंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे खजाने के पास। तो
ये इसको बोलता है इवान हुकर को, तो सही अब जल्दी करो। He gnawed his hand and stared at the gleam of silver among the rocks and green tangle. तो ऐसा देखकर जब उनको उसका दिखाई देने लगा कि नदी कहाँ, ये कहाँ खुल रही है स्ट्रीम, तो उसको थोड़ा एक्साइटेड हो गया और उसने अपना हाथ चबाया ऐसे कि भाई जल्दी करो। और वो जो सिल्वरी ग्लीम दिख रही थी, चमक दिख रही थी, उसको उसके कारण उसको थोड़ी उम्मीद बंधी और वो एक्साइटेड हो गया। Presently he turned almost fiercely upon Hooker. Give me the pedal, he said. और इस समय उसने बड़ी एकदम उत्तेजना के साथ उसकी तरफ झपटा और उससे कहा मुझे दो ये पैडल, मैं चलाऊंगा। So they reached the river mouth. इस प्रकार वे रिवर के माउथ पर पहुंच गए। A little way up, Hooker took some water in the hollow of and tasted it and spat it out. तो जब वे उसके मुंह पर पहुंच गए तो हुकर ने थोड़ा सा पानी लिया अपने हाथ में, जैसे कहते हैं ना वैसे वो बनाते हैं हाथ की, और उसमें पानी ले लेते हैं, उसको टेस्ट किया और उसको तुरंत थूक दिया। ए लिटिल फर्दर ही ट्राइड अगेन, तो वहाँ उसको अच्छा नहीं लगा टेस्ट, मतलब अजीब टेस्ट लगा, थोड़ा और आगे चले, फिर दोबारा से ट्राई किया। दिस विल डू ही सेड एंड दे बिगेन ड्रिंकिंग ईगरली। उसको पीकर उसने कहा कि हाँ यह ठीक है, और दोनों उत्सुकता से पानी पीने लगे। कट दिस सेड इवान सडनली, इट इज़ टू स्लो, and leaning dangerously over the fore part of the canoe, he began to suck up the water with his lip. अब उसने कहा, जैसे एकदम अपने आप में इरिटेट होकर कहते हैं ना, बेकार है, तो ऐसे करके इवांस ने अचानक कहा और फिर बिल्कुल नीचे झुक गया। जैसे पानी वहाँ आ रहा है तो वो धीरे धीरे आ रहा होगा, तो उसने कहा बहुत कम आ रहा है, फिर वो बिल्कुल नीचे झुक गया और अपने होठों से पानी पीने लगा। उसमें कम आ रहा होगा, जो हाथ की वो बनाते हैं, थोड़ा लेके ऐसे पीना, फिर वो नीचे ही झुक गया, बिल्कुल उसमें ही मुँह कर लिया, उसने होठों से ही पानी पीने लगा। प्रेजेंटली दे मेड एन एंड ऑफ ड्रिंकिंग एंड रनिंग द कैनोए इनटू द लिटिल क्रीक, वर अबाउट टू लैंड अमॉन्ग द थिक ग्रोथ दैट ओवरहंग द वाटर। और इस प्रकार उन्होंने पानी पीना ख़त्म किया और अपनी कैनोए को, नाव को, एक छोटे से जो जगह बनी हुई थी पानी की, एक तरह से नाला टाइप, उसमें दौड़ाया। पानी के ऊपर लटकी हुई जो पानी में ही आ रही थी झाड़ियाँ, उनके बीच में उतरने के लिए तैयार हो गए वो ओवरहंग द वाटर, जो पानी के ऊपर ही झाड़ियाँ लटकी हुई थी। उन्होंने सोचा यहाँ से अंदर जाते हैं। वी शैल हैव टू स्क्रम्बल थ्रो दिस टू द बीच टू फाइंड आवर बशेज एंड गेट द लाइन टू द प्लेस, सेड इवांस। इवांस ने कहा कि उन झाड़ियों तक पहुँचने के लिए, झाड़ियों को इकट्ठा करने के लिए, उस लाइन तक पहुँचने के लिए हमें यहीं से एंटर करना चाहिए, यहीं से हम इसी रास्ते से होकर बीच तक जाएंगे, इवांस ने कहा। वी हैड बेटर पैडल अराउंड, सेड हुकर। हुकर ने कहा बेहतर ये होगा कि फटाफट से पैडल घुमाओ और चलो, मतलब वहाँ तक पहुँचो। सो दे पुश्ड आउट अगेन इनटू द रिवर एंड पैडल बैक डाउन इट टू द सी। वो वापस से रिवर में गए और पैडल को राउंड चलाना शुरू कर दिया और वापस समुद्र तक आ गए। एंड अलोंग द शोर टू द प्लेस वेयर द क्लम्प ऑफ बुशेस ग्रो, और फिर वो उस जगह पर पहुँच गए जहाँ वो झाड़ियों का झुंड उगा था। अभी जो झाड़ियाँ थी वो लटकी हुई तो उस जगह पे थी जहाँ ये थे, जहाँ ये पानी पी रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हमें यहाँ से एंटर करना है, तो वापस समुद्र उस जगह आए जहाँ उनका झुंड की स्टार्टिंग थी, जहाँ वो उगे हुए थे। हियर दे लैंडेड, यहाँ पे लैंड हो गए। पुट द लाइट कैनोए फार अप द बीच एंड देन वेंट अप टुवर्ड्स द एज ऑफ द जंगल अंटिल दे कुड सी द ओपनिंग ऑफ द रीफ एंड द बशेज इन ए स्ट्रेट लाइन। अब वे वहाँ पे लैंड हो गए और अपनी जो नाव थी उसको भी बीच पर काफ़ी आगे तक ले आए, और फिर वे गए जंगल की तरफ, जंगल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ तक गए जहाँ पर जब तक वो रीफ तक ना पहुँच गए, मतलब उस चट्टान तक, और वहाँ तक जहाँ पर बशेज इन ए स्ट्रेट लाइन, जहाँ पर झाड़ियाँ एक सीधी लाइन में थी, जैसे कि उन्होंने उसमें देखा था मैप में। इवांस हैड टेकन ए नेटिव इम्प्लीमेंट आउट ऑफ द कैनोए। इवांस ने नाव में से एक इम्प्लीमेंट, एक तरह से औजार भी लिया था। इट वॉज एल शेप्ड एंड ट्रांसवर्स पीस वॉज आर्म्ड विथ पॉलिश स्टोन। यह एल शेप का था और जो टेढ़ा हिस्सा था, मतलब एल शेप में एक ऐसे और एक ऐसे, एल शेप जो आप देखा ही होगा, एल कैसे लिखा रहता है, एल शेप ये बन रहा, तो जो मुड़ा हुआ हिस्सा था वो पॉलिश्ड स्टोन का था। हुकर कैरिड द पैडल, हुकर ने पैडल को हाथ में ले लिया जिससे अभी तक नाव चला रहे थे। इट इज़ स्ट्रेट नाउ इन दिस डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन में हमें सीधा जाना है, उसने कहा। वी मस्ट पुश थ्रो दिस टिल वी स्ट्राइक द स्ट्रीम, देन वी मस्ट प्रोस्पेक्ट।
अब जहाँ वो जंगल में एज से एंटर किया उन्होंने, तो उन्होंने कहा हमें इसमें जब तक आगे बढ़ना है जब तक कि स्ट्रीम ना आ जाए, धारा ना आ जाए, और उसके बाद फिर और आगे बढ़ना है, मतलब फिर उस दिशा में जाना है क्योंकि धारा के पास ही था उनका वो ट्रेजर, खजाना। दे पुश्ड थ्रू ए क्लोज tangle ऑफ reeds, broad fronds, and young trees, and at first it was toilsome going. But very speedily the trees became larger and the ground beneath them opened out. अब वे जहाँ से होकर गुजर रहे थे वहाँ एक तो थे रीड्स, रीड्स होते हैं पानी के पास होने वाले प्लांट्स, लंबे लंबे प्लांट्स, सरकंडे भी कहते हैं उनको। फिर उन्हें कुछ ऐसे पेड़ दिखाई दिए, फ्रॉन्ड्स, ब्रॉड फ्रॉन्ड्स, मतलब जिनके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं और आगे से कॉर्नर पे से कटे हुए होते हैं, दो हिस्सों में बटे हुए होते हैं, चौड़े चौड़े पत्ते और दो हिस्सों में बटे हुए, दोनों हिस्से उनके नुकीले, और यंग ट्रीज, कुछ नए पेड़। और शुरू में जब वो बढ़ रहे थे तो पहले तो उनके बीच में से घुसना कठिन हो रहा था क्योंकि पेड़ छोटे थे लंबाई में, यंग पेड़ थे, ज़्यादा भी ऊपर नहीं गए। लेकिन जब आगे में बढ़े तो पेड़ बहुत बड़े बड़े होते चले गए। अब पेड़ बड़े हो गए तो बीच में से उनके निकलने की जगह बनती चली गई क्योंकि उनके जो टहनी वहनी है सब ऊपर चले गए। द ब्लेज ऑफ द सनलाइट वॉज रिप्लेस्ड बाय इनसेंसिबल डिग्रीज बाय कूल शेडोज। जो सूरज की रोशनी थी बड़ी, जो हमारे पर बड़ी चमक रही थी, गर्मी लग रही थी, वो अब बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी छाया भी ज़्यादा हो गई, तो अब वो एक शेडो के रूप में बदल गई जो सन की ब्लेज थी। द ट्रीज बिकम एट लीस्ट वास्ट पिलर दैट रोज अप टू द कैनोपी ऑफ ग्रीनरी फार ओवर हेड। और जो पेड़ हैं वो एक तरह से पिलर की तरह हो गए, जो कि ग्रीनरी वाली, जिनकी छाया होती है, ग्रीन, हरियाली, मतलब पिलर, और वो भी हरियाली वाले पिलर, पिलर की तरह हो गए पेड़। डिम वाइट फ्लावर्स हंग फ्रॉम देयर स्टेम्स। उनमें वाइट फ्लावर्स थे, हल्के सफ़ेद रंग के फ्लावर्स उनमें लटके हुए थे। एंड रोपी क्रीपर्स स्वंग फ्रॉम ट्री टू ट्री। और उसके अलावा रस्सी जैसी, रोपी रस्सी की तरह से उनके क्रीपर्स, लताएं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक लटकी हुई थी। द शेडो डिपेंड, तो इससे क्या हो रहा था, जो शेडो थी वो गहरी होती जा रही थी, घनी छाया होती जा रही थी। ऑन द ग्राउंड ब्लोच्ड फंगी एंड रेड ब्राउन इनक्रस्टेशन बिकेम फ्रीक्वेंट। और जमीन ब्लोच, मतलब फंगी थी, फंगस थी, और रेड ब्राउन कलर की पपड़ी सी जमी हुई थी, जैसे एक तरह से परत जमी हुई थी। इवांस शिवर्ड, इट सीम्स ऑलमोस्ट कोल्ड हियर आफ्टर द ब्लेज आउटसाइड। वहाँ पर अंदर जाकर इवांस बिल्कुल ठंड से काँप गया और उसने वो बोला कि यहाँ बाहर की गर्मी के बाद यहाँ बहुत ठंड लग रही है। आई होप यू आर क्रीपिंग टू द स्टेट, सेड हुकर। हुकर ने कहा कि मुझे लगता है कि अब हमें सीधे ही चलना है। प्रेजेंटली दे सा फार अहेड ए गैप ऑफ somber darkness where white shafts of hot sunlight smote into the forest। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, काफ़ी आगे चलने के बाद, कि एक जगह थी खाली, वो था खाली जगह जहाँ पेड़ नहीं थे, उसमें सूरज की जो रोशनी थी वो अंदर पड़ रही थी। देयर वॉज आल्सो ब्रिलियंट ग्रीन अंडर ग्रोथ एंड कलर्ड फ्लावर। वहाँ पर साथ ही में ब्रिलियंट ग्रीन, चमकदार हरे रंग की झाड़ियाँ, रंग बिरंगे फूल थे। देन दे हर्ड द रश ऑफ वाटर, फिर उन्हें पानी के बहने की आवाज़ सुनाई देने लगी। हियर इज़ द रिवर, वी शुड बी क्लोज टू इट नाउ, सैड होकर। होकर ने कहा कि देखो नदी आ गई है और हम पास ही आ गए हैं उसके। द वेजिटेशन वॉज थिक बाय द रिवर बैंक, जो नदी के किनारे के जो पेड़ पौधे थे वो बहुत घने थे। ग्रेट प्लांट्स एज येट अननेम्ड grew among the roots of the big trees and spread rosettes of huge green fans towards the strip of sky। बड़े बड़े पेड़ थे एज यट अननेम्ड, जिनका अभी तक कोई नाम नहीं था, वहाँ पर उग रहे थे और आसमान की तरफ बड़े बड़े, ऐसा मतलब जो उनके पत्ते थे वो आसमान की तरफ ऐसा था जैसे कि उन्होंने बड़े बड़े पंख फैल रहे हों आकाश की तरफ मुँह करके। मैनी फ्लावर्स एंड ए क्रीपर विथ शाइनी foliage clung to the exposed stems। वहाँ पर जो एक बेल थी उसमें बहुत फूल थे, मतलब कई फूल, और चमकदार पत्तों वाली एक बेल भी वहाँ पर एक्सपोज्ड थी, उन्हें दिखाई दी। ऑन द वाटर ऑफ द ब्रॉड क्वाइट पूल विच द ट्रेजर सीकर्स नाउ ओवरलुक्ड, देयर फ्लोटेड बिग ओवर लीव्स एंड ए वैक्सन
पिंकिश वाइट फ्लावर नॉट अनलाइक ए वाटर लिली। अब चौड़े मतलब ब्रॉड और क्वाइट शांत पानी के तालाब पर, चौड़े और शांत पानी के तालाब पर उन्हें क्या दिखाई दे रहे हैं, एक बड़े बड़े अंडाकार पत्ते और मोम से, जैसे मोम कोटेड ये जो होते हैं, जैसे कमल वगैरह के जो फूल पत्ते होते हैं, जो पानी में जो भी ये वेजिटेशन होती है, इनके जो पत्ते वगैरह होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन पर पानी नहीं टिकता, तो उसको इन्होंने वैक्सन कहा है कि उनके ऊपर वैक्स की कोटेड हो रही है, मोम की कोटेड हो रही है। तो इस तरह के छोटे छोटे पत्ते उन्हें दिखाई दे रहे थे। किसको? ट्रेजर सीकर्स को। ट्रेजर सीकर कौन थे? इवांस और हुकर। तो इनको वहाँ पर छोटे छोटे पत्ते और फूल दिखाई दे रहे थे, जो कि वाटर लिली तो नहीं थे, वाटर लिली के जैसे नहीं थे, बट दिखाई दे रहे थे। फर्दर एज द रिवर बेंट अवे फ्रॉम देम द वाटर सडनली फ्रोथ्ड एंड बिकम नोइजी इन ए रैपिड। आगे जाकर क्या हुआ कि पानी जो है अचानक, मतलब नदी उन ऐसा फील हो रहा है कि उनसे दूसरी तरफ मुड़ रही है, वो इधर जा रहा है, नदी उनसे दूर जा रही है। तो और पानी अचानक झागदार हो गया, तो इससे ये जाहिर हो रहा है, शोर आने लगा पानी का, लहरों की आवाज़ आने लगी, तो इससे जाहिर हो रहा है कि नदी दूसरी दिशा में चली गई। और फिर ये जो झागदार पानी है ये उसका है समुद्र का। वेल सेड इवांस ने कहा, अरे जैसे कहते हैं ना, तो अब क्या करें अभी, क्योंकि नदी दूर चली गई। उनका ये था कि नदी के पास पहुंचेंगे, नदी के पास ही उन्हें खजाना मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि वो जिस दिशा से जा रहे हैं नदी दूसरी तरफ जा रही है। वी हैव स्वेर्ड ए लिटिल फ्रॉम द स्टेट सेड हुकर, दैट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड। तो उसने कहा, हुकर ने, कि हम शायद सही रास्ते से थोड़ा भटक गए हैं, मतलब हम थोड़ा गलत चल रहे हैं, चलो ये तो होना ही था। ही टर्न एंड लुक्ड इनटू द डिम कूल शैडोज ऑफ द साइलेंट फॉरेस्ट बिहाइंड देम। वो मुड़ा, तो जब मुड़ा तो अपने पीछे उसे शांत जंगल की वही छाया, ठंडी छाया दिखाई दी। इफ़ वी बीट ए लिटिल वे अप एंड डाउन द स्ट्रीम वी शुड कम टू समथिंग। यदि हम यही नदी के किनारे ही थोड़ा ऊपर नीचे जाएं, भाई इधर उधर देखें, थोड़ा इधर चलें, थोड़ा उधर चलें, थोड़ा ऊपर, तो शायद हमें कुछ मिल जाए। एग्जैक्टली तो उन्हें पता नहीं था, मैप के आधार पर आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसा डिसाइड किया कि यहीं थोड़ा ऊपर नीचे चलते हैं तो शायद कुछ मिल जाए। यू सेड बिगेन इवांस, इवांस ने कहना शुरू करा, क्योंकि उसने ही इवांस ने कहा कि तुम बोल रहे थे ऐसा, जैसे कहते कहते बात बीच में रुक जाते ना, तो तुरंत से होकर बोला, हाँ वो कह रहा था, ही सेड देयर वाज ए हीप ऑफ स्टोन, कि वो ऐसा बोल रहा था कि वहाँ पत्थरों का बड़ा ढेर है। अब जो आवाज़ है वो उसको ही सुनाई आई थी, होकर को। तो उसने कहा कि तुमने कहा, फिर उसने कहा हाँ वो कह रहा था कि पत्थरों का ढेर है आसपास। द टू मैन लुक्ड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, दोनों ने एक दूसरे को देखा कुछ पल के लिए। लेट अस ट्राई लिटिल डाउन स्ट्रीम फर्स्ट, इवान ने कहा, चलो पहले नीचे की तरफ, स्ट्रीम के डाउन की तरफ चेक करते हैं थोड़ा। दे एडवांस स्लोली लुकिंग क्यूरियसली अबाउट देम, वे आगे बढ़े धीरे धीरे, क्यूरियसली इधर उधर देख रहे थे। सडनली इवांस स्टॉप्ड, अचानक इवांस रुक गया। व्हाट द डेविल इज दैट, ही सेड, उसने कहा, अरे ये क्या है, कुछ उसको दिखाई दिया। वो कहता है ना बला, अबे ये क्या आफत आ गई, इस तरह से डेविल, ये क्या बला है, जो भी उसको कुछ दिखाई दिया। हुकर फॉलोड हिज फिंगर समथिंग ब्लू, अब इवांस ने ऐसे इशारा किया उंगली से, हुकर ने उसकी उंगली की तरफ को देखा, तो कुछ नीले रंग का, ही सेड, कुछ नीले रंग का है। इट हैड कम इन टू व्यू एज दे टॉप्ड ए जेंटल स्वेल ऑफ द ग्राउंड, ये उनके रास्ते में जब आया, जब वे ऐसी ज़मीन पर गए जो थोड़ा उभरी हुई थी। जेंटल स्वेल मतलब थोड़ा सा उभार था ज़मीन में। देन ही बिगेन टू डिस्टिंग्विश व्हाट इट वाज, फिर धीरे धीरे उसने पहचानना शुरू किया कि क्या था। ही एडवांस सडनली विद हेस्टी स्टेप्स, वो तेजी से, हेस्टी जल्दी जल्दी स्टेप्स के साथ बढ़ा, अंटिल द बॉडी दैट बिलोंग टू द लिम्प हैंड एंड आर्म हैड बिकम विजिबल, और जब तक उसके पास गए, जब उन्हें एक हाथ, मतलब भुजा और हाथ, ये बिल्कुल लटका हुआ दिखाई दिए, एक शरीर दिखाई दिया जिसमें उसके हाथ और भुजा ये सब बिल्कुल ढीले पड़े हैं, लटके हुए हैं। हिज ग्रिप टाइटन ऑन द इम्प्लीमेंट ही कैरिड, जो उसका औजार वो लेके आया था नाव में से, कैनोए में से, एल शेप का, उस पर उसकी ग्रिप मजबूत हो गई, जैसे एकदम अपने हाथ में जो भी कुछ होता है ना, तैयार हो जाता है कि भाई कोई भी आएगा तो अटैक करूँगा। द थिंग वॉज द फिगर ऑफ ए चाइनामैन लेइंग ऑन हिज फेस, तो वो जो चीज़ थी वो एक चाइनामैन की फिगर थी, मतलब डेड बॉडी थी। द अबेंडन ऑफ द पोज वाज अनमिस्टेकेबल, चाइनामैन की डेड बॉडी थी जो कि अपने लेइंग ऑन हिज फेस, उल्टा लेटा था, मतलब फेस नीचे इस तरह से लेटा था, और उसका जो पोज था वो बिल्कुल बेफिक्र था। इसका मतलब मरा हुआ ही था, यदि जीवित होता थोड़ा एक्शन करता कि कोई आ रहा है, थोड़ा हिलता कुछ,
तो बेफिक्री से पड़ा था। तो एक चाइना मैन की डेड बॉडी थी जो उल्टी लेटी हुई थी। द टू मैन ड्रू क्लोजर टुगेदर, वे उसके और क्लोज आए, एंड स्टूड स्टेरिंग साइलेंटली एट दिस ऑमिनियस डेड बॉडी, उसको साइलेंटली घूर रहे थे। अशुभ, जैसे कहते हैं ना कि भाई अशुभ बातों को ऑमिनियस, शुभ लक्षण नहीं है, उस डेड बॉडी को देख रहे थे। इट ले इन ए क्लियर स्पेस अमॉन्ग द ट्री, वो पेड़ों के बीच में जो जगह थी, साफ जगह, वहाँ पर पड़ी हुई थी वो लाश। नियर बाय वाज द स्पेड आफ्टर द चाइनीज पैटर्न, और उनके उसके पास ये एक फावड़ा पड़ा था जिस पे चाइनीज पैटर्न बना हुआ था। एंड फर्दर ऑफ ले स्कैटर्ड हीप ऑफ स्टोन, और उससे आगे पत्थरों का ढेर था। क्लोज टू ए फ्रेशली डग होल, और वो जो पत्थरों का ढेर था वो था गड्ढे के पास, जो कि ऐसा लग रहा था कि अभी अभी खोदा गया, फ्रेशली डग था वो होल। समबडी हैज़ बीन हियर बिफोर सैड हुकर क्लियरिंग हिज थ्रोट, अपना गला साफ करते हुए हुकर ने कहा कोई पहले ही यहाँ आ चुका है। देन सडनली इवांस बिगेन टू स्वेयर एंड रेव एंड स्टैम्प अपॉन द ग्राउंड, तो इवेंस ने अपने मन मन में ही कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया, और कुछ तारीफ भी कह सकते हैं, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं कहा, अपने आप में ही बड़बड़ाया और स्टैम्प अपॉन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर आगे बढ़ा। हुकर टर्न वाइट बट सैड नथिंग, हुकर बिल्कुल डर गया था लेकिन कुछ नहीं कहा। ही एडवांस टुवर्ड द प्रोस्टेड बॉडी, वो भी उस डेड बॉडी की तरफ बढ़ा। ही सा द नेक वाज पफ्ड एंड पर्पल, उसने देखा कि जो उसकी गर्दन थी वो फूली हुई थी और कुछ पर्पल हो रही थी। एंड द हैंड्स एंड एंकल सोलन, और हाथ और टखने उसके एंकल वो सूजे हुए थे। पाह, ही सैड एंड सडनली टर्न अवे एंड वेंट टुवर्ड्स द एक्सकवेशन, तो उसने उसके पास जाकर ऐसे एक साउंड निकाली, पाह, और उसके बाद जो एक्सकवेशन, जो मतलब वहाँ गड्ढा खुदा हुआ था, उसकी तरफ चला गया। ही गेव ए क्राई ऑफ सरप्राइज, उसने एक बड़ी सरप्राइजिंगली क्राई दी। ही शाउटेड टू इवांस, इवांस को बहुत जोर से आवाज़ लगाई। हु वॉज फॉलोइंग हिम स्लोली, जो कि धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा था, आ तो रहा था पर धीरे धीरे आ रहा था, और वहाँ जाके उसको एकदम सरप्राइज में उसकी क्राई निकली, यू फूल, इट इज़ ऑल राइट, इट इज़ हियर स्टिल। तो उसने उसको कहा, इवांस को, तुम बेवकूफ़ हो, यहाँ सब ठीक है और वो अभी भी यहीं है, मतलब कोई पहले, जैसे उसने बोला था ना कि यहाँ कोई पहले आ चुका, तो उसने बताया गड्ढे में देखा, उसने कहा कि सब ठीक है, अभी भी यहीं है। फिर वापस से देन ही टर्न एंड लुक्ड एट द डेड चाइना मैन एंड देन अगेन एट द होल, फिर वापस से उस डेड बॉडी को देखा, फिर गड्ढे को देखा। इवांस हरी टू द होल, इवांस तेजी से गड्ढे की तरफ भागा। ऑलरेडी हाफ एक्सपोज्ड बाय द इल फेटेड रेस्ट बिसाइड दैम ले नंबर ऑफ डल येलो पार्ट्स, तो मतलब वो जो है कि जो उनका गड्ढा था वो ऑलरेडी उसने आधा खोल दिया था, और उसमें उसने देखा येलो कलर के बार्स, येलो कलर के कुछ बार्स दिखाई दिए, छड़ी टाइप। ही बेंट डाउन इन द होल, होल में बेंट हुआ, एंड क्लियरिंग ऑफ द सॉइल विद हिज बेयर हैंड्स, और अपने हाथों से ही मिट्टी को हटाने लगा। हेस्टली पुल्ड वन ऑफ द हैवी मासेज आउट, और बड़ी जल्दी से उसने एक भारी सा सामान अंदर से बाहर निकाला। एज ही डिड सो ए लिटिल थॉर्न प्रिक्ड इन हिज हैंड, जैसे उसने ये किया एक छोटा सा कांटा उसके हाथ में लग गया। ही पुल्ड द डेलिकेट स्पाइक, उसने उस नाजुक से कांटे को हटाया विद हिज फिंगर एंड लिफ्टेड द उस इनगोट, जो मेटल था वो भारी ईंट टाइप जो भी था, उसको उठाया। ओनली गोल्ड और लेड कुड वे लाइक दिस, ही सेड एक्सक्यूटेंटली, उसने बड़ी मतलब एकदम उससे कहा, एक बहुत खुशी से कहा उसने कि या तो सोना और लेड, दो ही चीज़ इतनी भारी हो सकती है। हुकर वाज स्टिल लुक एट जेट चाइना मैन, ही वाज पजल्ड, अब ये जो हुकर था ये बहुत पजल्ड हो चुका था, परेशान हो चुका था, यह अभी भी उस मरे हुए चाइना मैन को ही देख रहा था। ही स्टोल ए मार्च ऑन हिज फ्रेंड, लेकिन दूसरा जो था इवांस, वो उससे आगे बढ़ गया। ही सेड एट लास्ट, अब बाद में उसने कहा, ही केम हियर अलोन एंड सम पॉइजनस स्नेक हैज़ किल्ड हिम, उसने कहा आई वंडर हाउ ही फाउंड द प्लेस, ये बोला इवांस जो आगे बढ़ गया था, होकर तो वहीं था। तो उसने कहा कि मतलब वो यहाँ ही अकेला आया होगा, कुछ पॉइजनस स्नेक थे जिन्होंने इसको मार दिया। तो मुझे तो ये समझ नहीं आया कि इसको ये जगह मिली कैसे। इवांस स्टूड विद द इनगोट इन हिज हैंड, इवान वो इनगोट जो ईट एक तरह से उसने ली हुई है मेटल की, उसको अपने हाथ में लेकर खड़ा है। व्हाट डिड ए डेड चाइना मैन सिग्निफाई, वी शैल हैव टू टेक दिस स्टफ टू द मेन लैंड पीस मिल,
ये सब इवांसी बोल रहा है कि भाई ये जो मरा हुआ चाइना मैन है इसका क्या प्रतीक है, किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है, और हमें ये जो हैव टू टेक दिस स्टफ टू द मेनलैंड पीस मिल, हमें यहाँ से इस स्टफ को मेनलैंड पर ले जाना होगा एंड बुरीड देयर फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए उसको वहाँ गड्ढा खोद के दबाना होगा, मतलब सुरक्षित रखना होगा। हाउ शेल वी गेट इट टू द कैनोए, हम इसे नाव तक कैसे ले जाएंगे। तो उस वो तो जो इवांस है वो तो उसमें खो गया, जो उसको ये गोल्ड मिल गया है, वो कुछ नहीं सोच रहा। लेकिन हुकर है वो थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब्ड है कि भाई ये आदमी कैसे मरा, क्या हुआ, वो इस चीज़ में परेशान है। ही टुक ऑफ हिज जैकेट ही टुक हिज जैकेट ऑफ एंड स्प्रेड इट ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी जैकेट उतारी, उसको ज़मीन पर फैलाया एंड फ्लंग 2 और 3 इनगोट्स इनटू इट, 2 और 3 जो इनगोट्स थे वो ईंट टाइप उसमें डाली। प्रेजेंटली फाउंड दैट अनदर लिटिल थॉर्न हैड पंचर्ड हिज स्किन, फिर उसने क्या देखा, दूसरा एक और कांटा उसके स्किन में चुभ गया। दिस इज़ एज मच एज वी कैन कैरी, सैड ही, उसने कहा कि हम इतना ही ले जा सकते हैं। फिर देन सडनली विद अ रश ऑफ इरिटेशन, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट, फिर वो एकदम इरिटेट होकर उसको बोलता है अपने दूसरे फ्रेंड को कि क्या है, क्या खड़े हुए तुम घूर रहे हो, तुम पता नहीं क्यों खड़े हो, क्यों घूर रहे हो इसको। हुकर टर्न टू हिम, हुकर एकदम से पलटा उसकी तरफ। आई कांट स्टैंड हिम, ही नोडेड टुवर्ड्स अ कॉप्स, इट इज़ सो लाइक, तो उसने एकदम उसकी तरफ मुड़कर और लाश की तरफ देखते हुए कहा कि मैं इसको मतलब नहीं बियर कर सकता, मैं इसे नहीं सहन कर सकता, मैं इसे नहीं दे सकता, और ये बिल्कुल उसकी तरह ही है, ऐसा उसने मतलब थोड़ा थोड़ा बोलना चाहा, एकदम से उसने उसको टोक दिया। रबिश सैड इवांस, ऑल चाइना मैन आर अलाइक, तो उसने कहा तुम बेवकूफ़ हो, पागलों जैसी बातें करो, सभी चाइना मैन एक जैसे ही होते हैं। हुकर लुक्ड इनटू हिज फेस, आई एम गोइंग टू बरी दैट एनी हाउ बिफोर आई लैंड ए हैंड विद दिस स्टफ, तो उसने कहा कि भाई नहीं, मैं तो पहले इसको दफनाऊंगा, ये जो डेड बॉडी है इसको दफनाऊंगा, मतलब जैसे करते हैं ना, गड्ढे में दबा देते हैं, और इस स्टफ को हाथ लगाने से पहले मैं इसको दफनाऊंगा, मैं उससे पहले इसको हाथ नहीं लगा सकता। डोंट बी ए फूल हुकर सैड इवांस, इवांस ने कहा कि पागल मत बनो। लेट द मास ऑफ करप्शन बाइट, मास मतलब करप्शन, सड़ा हुआ बेकार का, उस बेकार के सामान को वहीं रहने दो, मतलब इस गंदी चीज़ को यहीं पड़े रहने दो। हुकर हेजिटेटेड एंड देन हिज आई वेंट केयरफुली ओवर द ब्राउन सॉइल अबाउट दैम, इट स्केर्स मी समहाउ ही सेड, हुकर ने हेजिटेट किया और फिर उसकी नज़र उसके आसपास की जो भूरी मिट्टी थी, वहाँ पर जो ब्राउन सॉइल पड़ी थी, उसको देखकर उसने कहा कि ये मुझे कुछ डरा रही है मिट्टी। द थिंग इज सैड इवांस, व्हाट टू डू विद दीज इन गॉड्स, शैल वी रीबरी दैम ओवर हियर और टेक दैम अक्रॉस द स्ट्रेट इन द कैनोपी, कैनोपी नहीं कैनोए, कैनोपी तो पेड़ का नाम होता है। तो इवांस ने कि भाई क्या हो गया है तुम्हें, इनका क्या करेंगे हम, क्या उनको रीबरी कर दें दोबारा से, या इनको अपने कैनोए पर लेके जाएं। हुकर थॉट, हुकर ने सोचा। हिज पजल्ड गेज वंडर्ड अमोंग द टॉल ट्री ट्रंक्स एंड अप इनटू द मोट सनलिट ग्रीनरी ओवरहेड, तो हुकर ने कुछ देर सोचा, फिर पजल्ड होके घूरता रहा जो लंबे लंबे ट्री के ट्रंक को, तनों को, और रिमोट सनलाइट को, जो सूर्य की रोशनी आ रही थी ग्रीनरी ओवरहेड, ग्रीनरी के बीच में से उसके सिर पर। ही शिवर्ड अगेन एज हिज आइज रेस्टेड अपॉन द ब्लू फिगर ऑफ द चाइनामैन, वो दोबारा से कांप गया जैसे ही उसकी आंख उस चाइनामैन पर, वो जो डेड बॉडी थी, उस पर गई। ही स्टेयर्ड सर्चिंगली अमोंग द ग्रे डेप्थ बिटवीन द ट्री, उसने बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ तलाश कर रहा हो इस तरह से देखा, पेड़ों के बीच में से, पेड़ों की गहराई में से, घने पेड़ थे उनके बीच में से ऐसे घूरते हुए देखा। वट इज़ कम टू यू हुकर सेड इवांस, हैव यू लॉस्ट योर विट्स, उसने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, पागल हो गए क्या तुम। लेट द गोल्ड आउट ऑफ दिस प्लेस एनी हाउ सेड हुकर, हुकर ने कहा कि भाई, हुकर ने कहा कि चलो किसी तरह से यहाँ से सोना हटाते हैं। ही टुक द एंड ऑफ द कॉलर ऑफ द कोट इन हिज हैंड, उसने कोट का जिसमें उसने वो रखी हुई थी ईंट सोने की, एक कॉलर को पकड़ा एंड इवान टुक द अपोजिट कॉर्नर, और इवान ने दूसरी साइड से पकड़ा एंड दे लिफ्टेड द मास, और दोनों मिलकर, देखिए जैसे फोटो में बनाओ ना, ऐसे मिलकर उसको उठाने लगे। विच वे सैड इवान, टू द कैनोय, कि किधर लेके चलना है, इवान ने पूछा। कैनोय की तरफ। इट इज़ क्वेयर सैड इवान, इवान ने कहा बड़ा अजीब है। व्हेन दे हैड एडवांस्ड ओनली a few steps बट माई आर्म्स एक स्टिल विद द दैट पैडलिंग, तो इवान ने कहा कि भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कुछ ही कदम चले उसकी, वो उसने कहा मेरी आर्म्स दुखने लगी हैं पैडलिंग से। कर्स इट ही सेड बट दे हैक आई मस्ट रेस्ट,
तो फिर ऐसे कहते हैं ना, अरे भिखारी की बात है, मुझे तो आराम करना है, इनमें दर्द हो रहा है। दे लेट द कोट डाउन, कोट नीचे रख दिया। इवान फेस वॉज वाइट, इवान का फेस वाइट था, एंड लिटिल ड्रॉप्स ऑफ स्वेट स्टूड अप आउट अपॉन हिज फोरहेड, और उसके माथे से थोड़ा सा पसीना आ रहा था। इट इज़ टफी समहाउ इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में बहुत ज़्यादा एक स्टफी मतलब घुटन सी हो रही है। देन विद एन एब्रप्ट ट्रांजिशन टू अनरीजनेबल एंगर, what is the good of waiting here all the day? Lend a hand, I say. You have done nothing but moon since we saw the dead Chinaman. फिर भी इवान ने अपने एकदम अचानक एकदम बड़ी तेजी से गुस्से में आकर कहा कि भाई पूरा दिन यह इंतज़ार करने का क्या फ़ायदा हुआ, हम पूरे दिन यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतनी मेहनत की है, अब चुपचाप हाथ पकड़ो, हेल्प करो, और तुमने कुछ भी नहीं किया जब से उस डेड बॉडी को देखा है। हुकर वॉज लुकिंग स्टडी फास्टली एट हिज कंपेनियन फेस, हुकर अपने मित्र के चेहरे को बिल्कुल ध्यान से देख रहा था। ही हेल्प रेज द कोट बियरिंग द इनगोट्स, उसने कोट को उठाने में हेल्प की जिसमें वो थी सोने की ईंट। एंड दे वेंट फॉरवर्ड परहैप्स 100 yards इन साइलेंस, फिर वो चुपचाप 100 yard अप्रोक्स चुपचाप गए। इवांस बिगेन टू ब्रेथ हैविली, तो इवांस का जो सांस है वो भारी हो गई, मतलब उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कांट यू स्पीक, ही सेड, उसने कहा तुम बोल नहीं पा रहे हो। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, सेड हुकर, हुकर ने पूछा क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें क्या हो गया। इवान स्टम्बल्ड, इवान लड़खड़ाया, एंड देन विद ए सडन कर्स फ्लंग द कोट फ्रॉम हिम, और फिर एक अचानक जो उसके हाथ में कोट था जो पकड़ रखा था उसको अपने से दूर फेंक दिया। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट स्टेयरिंग एट हुकर, एक सेकंड के लिए हुकर को देखता रहा, वो घूरता रहा। एंड देन विद ए ग्रोन क्लच्ड एट हिज ऑन थ्रोट, और फिर एक बड़ी आहा सी निकली भरी आवाज, और अपने गले को पकड़ लिया उसने। डोंट कम नियर मी, ही सेड, एंड वेंट एंड लीन अगेंस्ट ए ट्री, उसने कहा मेरे पास मत आओ। फिर वो एक पेड़ के पास गया, पेड़ को पकड़ के खड़ा हो गया, मतलब वहाँ झुक गया। देन इन स्टीडियर वॉइस, आई विल बी बेटर इन ए मिनट, मैं 1 मिनट में ठीक हो जाऊंगा, दूर रहो मेरे से। प्रेजेंटली हिज ग्रिप अपॉन द ट्रंक लूजन, धीरे धीरे उसने जो पेड़ को पकड़ रखा था, जिसको पकड़ के खड़ा था, वो झुककर वो धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली होने लगी। एंड स्लिप स्लोली डाउन द स्टेम ऑफ द ट्री अंटिल ही वॉज क्रम्पल्ड हीप एट हिज फुट, और धीरे धीरे वो नीचे की तरफ स्लिप होने लगा, फिसलने लगा, और जब तक वो फिसला जब वो नीचे एक ढेर की तरह गिर पड़ा। हिज हैंड्स वर क्लेंच्ड convulsively, his face became distorted with pain. Hooker approached him. उसके जो हाथ थे उनकी मुट्ठी बंधी हुई थी। कन्वल्सिवली का मतलब भींच रखी थी एकदम जो जोर से। तो उसका जो दर्द फेस था वो बिल्कुल दर्द के मारे अजीब सा हो गया था। हुकर उसके पास पहुंचा। डोंट टच मी सेड इवांस इन ए स्टिफल्ड वॉइस, उसने बड़ी लड़खड़ाती आवाज में कहा मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। पुट द गोल्ड बैक ऑन द कोट, गोल्ड को वापस से कोट पर रखो। वो बार बार उसको कह रहा था मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। तो फिर हुकर ने पूछा कांट आई डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा पुट द गोल्ड बैक ऑन द कोट, कोट पर गोल्ड को वापस रखो। एज हुकर हैंडल द इन गोट सी फेल्ट ए लिटिल प्रिक ऑन द बॉल ऑफ हिज थंब, तो जब उसने उसको उठाने की कोशिश की इन गोट्स को, तो उसके हाथ में भी कुछ चुभा। ही लुक्ड एट हिज हैंड एंड saw a slender thorn perhaps 2 inches in length, उसने अपने अंगूठे को देखा तो उसके अंगूठे में भी एक कांटा था शायद 2 इंच लंबा। इवांस gave an inarticulate cry and rolled over, inarticulate मतलब बड़ी क्लियर सी नहीं, बिल्कुल अस्पष्ट चीख मारी और वहीं पर गिर गया। हुकर जा ड्रॉप्ड, इसे उसका जबड़ा मतलब फेस का जबड़ा वो नीचे की तरफ लटक गया। ही स्टेयर्ड एट द थॉर्न फॉर ए मोमेंट विद डायलेटेड आई, उसने अपनी आंखों को ऐसे बड़ा करके उस जो थॉर्न था उसको देखा, घूरा कुछ पल के लिए। देन ही लुक्ड एट इवान, फिर उसने इवान को देखा। हु वाज नाउ क्रम्पल्ड टुगेदर ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पर इस समय पड़ा हुआ था। हिज बैक बेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग स्पैस्मोडिकली, उसकी जो कमर थी वो बार बार झुक रही थी और सीधी हो रही थी, मतलब अपने आप ही उसमें मोशंस हो रहे थे, कभी ऐसे मुड़ रही थी कभी सीधी हो रही थी। देन ही लुक थ्रू द पिलर ऑफ द ट्री एंड नेटवर्क ऑफ क्रीपर स्टेम, फिर उसने जो पेड़ जैसे खंबे जैसे जो पेड़ थे उनके बीच में से देखा तो क्रीपर्स का नेटवर्क था, मतलब बहुत सारी बेल थी। टू वेयर इन द डिम ग्रे शेडो द ब्लू क्लैड बॉडी ऑफ द चाइनामैन वाज स्टिल इनडिस्टिंक्टली विजिबल, वहाँ से उन लताओं के बीच में से वो जो चाइनामैन का ब्लू क्लैड बॉडी थी वो अभी भी वहाँ से दिख रही थी। ही थॉट ऑफ द लिटिल डैशेज इन द कॉर्नर ऑफ द प्लान एंड इन ए मोमेंट ही अंडरस्टूड,
अब उसने जो नक्शे में छोटे छोटे डैश बने हुए थे कोने में, उनके विषय में सोचा। अब उसके समझ में आ गया कि क्या मसला है ये। गॉड हेल्प मी, ही सेड, हे भगवान मुझे बचाओ, फॉर द थॉर्न्स वर सिमिलर टू दोज डायक्स पॉइजन एंड यूज इन देयर ब्लोइंग ट्यूब्स। इसको तो अभी तक एक ही वो लगाया थॉर्न की, कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, लेकिन अब ये समझ गया कि ये जो डॉट बने हुए थे नक्शे में एक कोने में, वो इन थॉर्न्स के लिए था। और उससे ये जो कांटे थे ये काहे के लिए थे, ये वो जहर था जो डायक अपने ब्लोइंग ट्यूब में यूज़ करते हैं। मतलब अब ही अंडरस्टूड, God help me, he said, for the thorns were similar to those the dark's poison and used in their blowing tubes. अब ये समझ गया, इसने भगवान से कहा कि भगवान मेरी रक्षा करो, क्योंकि वो समझ गया था कि ये जो थॉर्न्स थे, जो कांटे थे, ये वो डायक लोग का एक स्पेशली पर्टिकुलर स्पेस में रहने वाले लोगों को कहा गया है। ये डायक्स ये वो जहर के लिए यूज़ करते थे, ब्लोइंग ट्यूब में डालते थे, तो ये वो जहर था, ये जहर की ट्यूब्स थी एक तरह से। ही अंडरस्टैंड नाउ व्हाट चांग ही एश्योरेंस ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज ट्रेजरमेंट। अब वो समझ गया कि चौंग ही की जो सेफ्टी की एश्योरेंस थी अपने खजाने की, वो क्या थी। मतलब यही थी उसकी सेफ्टी एश्योरेंस कि कोई भी उनको टच करेगा तो उसके वो कांटे चुभ जाएंगे और वो धीरे धीरे शरीर में फैल जाएगा जहर और वो मर जाएगा। तो यही उसकी सेफ्टी थी। जब भी तो उसने गड्ढा खोद लिया, दिखने भी शुरू हो गए, फिर उसने हाथ लगाया, वो उसको मतलब वो मर गया होगा, उसके बॉडी में जहर फैल गया। वही काम इवांस के साथ हुआ। हुकर ने ज़्यादा टच नहीं किया, हुकर ने तो जब टच किया अभी बाद में, तो इसलिए उसकी इतनी कंडीशन ख़राब नहीं हुई। ही अंडरस्टूड दैट ग्रिन नाउ। अब वो जो उसकी हंसी थी ना, चमकदार हंसी, वो भी समझ गया कि क्या थी, कि वो मतलब मन ही मन सोच लिया उसने कि कोई हाथ तो लगा ही नहीं सकता। और वो विजयी हंसता है वो, जो इसने देखा था चांग ही। Evans, he cried, but Evans was silent and motionless, save for horrible, spasmodic twitching of his limbs. A profound silence brooded over the forest. उसने इवांस को आवाज़ लगाई, लेकिन इवांस बिल्कुल शांत था, मोशनलेस था, और जो उसके लिम्स थे, मतलब हाथ पैर, वो एक तरह से बुरी तरह से अकड़ चुके थे। स्पैस्मोडिक, एक उनमें अकड़ाहट वाला कंपन था केवल, और एक गहरी शांति चारों ओर जंगल में फैल गई थी। देन हुकर बिगेन टू सक फ्यूरियसली एट द लिटिल पिंक स्पॉट ऑन द बाल ऑफ हिज थंब। फिर हुकर ने जो उसके थंब पर वो बन गया था, उसके थंब पर जो कांटा चुभ गया था, उसने उस जगह को चूसना शुरू कर दिया। अपनी उसने सोचा इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। प्रेजेंटली ही फेल्ट दैट अ स्ट्रेंग एचिंग इन हिज आर्म्स एंड शोल्डर एंड हिज फिंगर सीम डिफिकल्ट टू बेंड। फिर धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि एक दर्द उसके आर्म्स में, कंधों में और सब में हो रहा है, और उसकी जो उंगलियां हैं वो मुड़ने में डिफ़िकल्टी हो रही है। देन ही न्यू दैट सकिंग वाज नो गुड। अब उसको पता चला कि भाई ये जो इसने सक किया अपने अंगूठे को, वो सही नहीं था। He stopped and sitting down by the pile of ingots and resting his chin upon his hand and his elbow upon his knee. एकदम से अचानक वो रुक गया, उसने चूसना बंद किया और अपना जो उसका ईंटों का ढेर था उनके पास बैठा था। कैसे बैठा था कि अपनी हथेली पर अपनी चिन रखी हुई थी और हाथ उसकी एल्बो पे थे, जैसे ठुड्डी पे हाथ रख के बैठ जाते हैं। स्टेयर डिसऑर्टेड बट स्टिल क्यूरिंग बॉडी ऑफ हिज कंपेनियन। और उसको घूर रहा था जो उसके मित्र की जो बॉडी पड़ी थी, कांप रही थी, और कुछ उसमें वैसे एक्शन नहीं थे, मतलब कंपन सा था। चिंग सी ग्रीन केम इन टू हिज माइंड अगेन। वापस से उसके दिमाग में चिन ही की जो मुस्कान थी, जो एक चमकीली सी मुस्कान, वो उसके वापस माइंड में आ गई। द डल पेन स्प्रेड टुवर्ड्स हिज थ्रोट। और एक दर्द उसके गले में, हल्का सा दर्द उसके गले में, एंड ग्री स्लोली इन इंटेंसिटी, और धीरे धीरे वो तेज हो गया वो दर्द। अबव हिम ए फेंट ब्रीज स्टिर्ड द ग्रीनरी एंड द वाइट पेटल्स ऑफ सम अननोन फ्लावर केम फ्लोटिंग डाउन थ्रू द ग्लूम। उसके ऊपर एक हल्की हवा हरियाली को हिला रही थी और किसी अनजान फूल की सफ़ेद पंखुड़ियाँ अंधेरे में तैरती हुई नीचे आ रही थी। H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई है ये, और यही कहानी का इसका एंड होता है। मतलब एक खजाने के चक्कर में ये सब उन्होंने किया था। Dear students, this story is not just about treasure, it is about human weakness, greed, and consequences. As the men draw closer to gold, they ignore warnings, overlook signs, and fail to understand the true meaning of safety.
The poisoned thorns guarding the treasure remind us that shortcuts and dishonesty often lead to destruction. Through suspense and mystery, the author teaches us that intelligence without wisdom can be deadly, and greed can blind even the sharpest minds. True guidance comes not from maps or stars, but from caution, ethics, and understanding. I hope this story keeps you curious and thoughtful. Remember, not all treasures bring happiness, some carry a heavy price. Choose wisely the paths you follow. See you soon with another powerful lesson that will challenge your thinking and sharpen your judgment.